Good afternoon, students. चलिए, let's begin. We'll begin with the question on the note that we left yesterday कि questions को कैसे convert करते हैं passive voice में. We'll begin with that. We just have 28 participants, 31. Let us wait for half a minute more so that others can join. If you know some of your friends, I don't know if you have been able to make friends. I don't think you have been able to meet someone. But if you know some of your classmates or friends who are not joining the class, please ask them to do. Because we have 130 strength, but hardly 60 or 50 participants are there daily. Okay. Okay. चलो, let's begin. आपको याद होगा कल वाला क्वेश्चन? उसी का मैं पहले स्टेटमेंट आपको समझा देती हूँ ताकि आपको इजी रहे समझने में कि क्वेश्चंस कैसे कन्वर्ट होते हैं पैसिव वॉइस में. उसका स्टेटमेंट होगा कैट्स कैच माइस, फुल स्टॉप. आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? टाइप यस. ओके ओके ओके. अब इसका आप बताइए पैसिव वॉइस क्या होगा. अब तक तो आप समझ गए हैं. चैट बॉक्स में आप आंसर लिख सकते हैं. देखते हैं कौन सबसे पहले सही आंसर लिखता है. कैट्स कैच माइस का पैसिव वॉइस टाइप कीजिए चैट बॉक्स में. आई हैव द mice are caught by cat. I have received the right answer from Diya. नहीं नुपुर, आपने बीन क्यों लगाया? नुपुर ने लिखा है mice are being caught by cat. क्योंकि ये परफेक्ट टेंस तो है ही नहीं, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो बीन क्यों आएगा? रितिका ने भी सही जवाब दिया है. ओके, आई हैव 3-4 correct answers by Raina, Kailash, and first answer was by Diya Verma. Good. So mice आपका पहले आ गया. आपने जज किया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. किससे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से. कैच इज इन द फर्स्ट फॉर्म, सो दैट इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ पैसिव की सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज एम आर. तो मैंने माइस के हिसाब से सब्जेक्ट प्लूरल के हिसाब से आर लगा दिया. थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब कॉट बाय कैट्स. अब इसी का जब क्वेश्चन बनेगा तो आप देखिए जो एक्टिव वॉइस है, आप टेबल रेफर कीजिए. सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी थी? सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स थी डू डज. तो जब इसका क्वेश्चन बनेगा तो डू लगेगा क्योंकि कैट्स प्लूरल हैं. डू कैट्स कैच माइस. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट, तो हमने कैच ही यूज किया है क्वेश्चन में. आवाज नहीं आ रही. कृष्णपाल इज टेलिंग मी. एम आई ऑडिबल नाउ? एम आई ऑडिबल? टाइप यस इफ आई एम ऑडिबल. क्या बाकी स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम आ रही है सुनने में? लोकेंद्र सेज नो. रितिका सेज नो.
No for what? You are audible. Okay. Okay, I'll try to keep my volume high. So, ये आपको समझ में आ गया कि डू क्यों लगा? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस था. अब इसी का क्वेश्चन का हम पैसिव कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो आप देखिए वही इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की. तो जब माइस आकर पहले लगेगा, माइस अपना सब्जेक्ट बनेगा ना पैसिव में, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? आर. क्योंकि पैसिव की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज एम आर, तो आर पहले लग जाएगा. आर माइस कॉट बाय कैट्स क्वेश्चन मार्क. समझ आया? एक्टिव में भी कैसे बना सवाल? एक्टिव में हमने कैसे कन्वर्ट किया उसी स्टेटमेंट को क्वेश्चन में, और उसी गिवन क्वेश्चन को हमने पैसिव में कन्वर्ट किया यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस. हमने माइस के हिसाब से आर लगाया, इज एम आर में से आर लगेगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका वर्ब आ गया, मेन वर्ब कॉट एंड बाय कैट्स. ठीक है, कल मैंने बताया था कि जो आपके सवाल हैं बेसिकली दो तरह के सवाल होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चंस और डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चंस. तो ये यस नो टाइप्स क्वेश्चन है क्योंकि इसका जवाब या तो हाँ में होगा या ना में, कि क्या बिल्लियां चूहे पकड़ती हैं, या तो हाँ या ना. तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. यस नो टाइप क्वेश्चंस ऑलवेज स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ड्स. उसके अलावा दूसरी कैटेगरी बचती है जो डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं आपके, व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वो अलग है. तो अभी यहाँ पर हम कृष्णपाल इज सेइंग की आवाज नहीं आ रही. Krishnapal, you can do one thing. Just exit and join again because I am audible to others. I am audible to others. Okay. Or should I exit and join again? अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी. ओके गुड. तो देखिए इसका स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा क्वेश्चंस का. हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, जो आप एक्टिव का ऑब्जेक्ट उठा के पहले लाएंगे वही पैसिव में आपका सब्जेक्ट है, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बाय कैट्स, बाय लग के जो भी होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ये स्ट्रक्चर आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक्स में. नोट डाउन दिस स्ट्रक्चर. इसको सिंटेक्स कहते हैं. ये जो अपन सीक्वेंस देख रहे हैं ना कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच किस ऑर्डर में आएंगे, पहले वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगी, तो ये सारे ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. तो इनकी जो सीक्वेंस होती है उसको सिंटेक्स कहते हैं. तो ये सिंटेक्स आप याद रखिएगा. ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द बुक, एन के अग्रवाल बुक. अब आप कर सकते हो क्वेश्चंस आई थिंक. ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डज द ग्रोसर सेल टी? तो हमने देखा कि ये भी कौन सा टेंस है, डज आया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस था. ग्रोसर सेल्स टी. हाँ, डज द ग्रोसर सेल टी. तो आप इज एम आर में, सॉरी जस्ट गोइंग बैक. हाँ,
तो इज एम आर में टी के साथ क्या लगेगा? इज, क्योंकि टी सिंगुलर है, तो इज पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, देन द सब्जेक्ट टी, सेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सोल्ड, और बाय द ग्रोसर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो एक्टिव में गिवन क्वेश्चन था वो देख के पहचाना टेंस कौन सा है। डज आया है मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर, तो हमने जो ऑब्जेक्ट पहले आके सब्जेक्ट बनेगा उसके हिसाब से इज लगा दिया, इज टी। देन योर मेन वर्ब विच इज ऑलवेज इन द थर्ड फॉर्म पैसिव में, सोल्ड, इज टी सोल्ड बाय द, बाय लग के जो भी आपका सब्जेक्ट था वो यहां ऑब्जेक्ट बन गया, बाय द ग्रोसर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हैज समबडी ब्रोकन द विंडो। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हैज आया है। आप टेबल रेफर कर सकते हैं, यू कैन चेक इफ आई एम सेइंग करेक्ट। तो हैज यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब पैसिव की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उस टेंस में हैज, हैव, बीन। तो ये याद रखना कि जब भी दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जैसे हैज और बीन, तो जो सब्जेक्ट है आपका उसके बीच में आएगा, सैंडविच बन जाएगा। ठीक है ना, सैंडविच की दो ब्रेड कौन सी हो गई? हैज और बीन, और बीच में आलू या जो भी कुकुम्बर टमाटर जो आप डालते हो वो क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। ये कब होता है? जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू तो होगा लेकिन उस हेल्पिंग वर्ब में दो शब्द हैं, तो हैज बीन से शुरू नहीं होगा, हैज और बीन के बीच में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। यहां पर अपना सब्जेक्ट क्या बनेगा? विंडो। हैज द विंडो बीन, करेक्ट। ब्रोकन थर्ड फॉर्म, वैसे भी परफेक्ट था तो उसका थर्ड फॉर्म ही गिवन था, ब्रोकन बाय समबडी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां somebody अगर आप नहीं भी लगाते, बाय somebody नहीं भी लगाते, हैज द विंडो बीन ब्रोकन तो भी चलता, क्योंकि यहां पर जो डूअर है वो क्लियर नहीं है, वेग है। ओके, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। क्वेश्चंस में जो हमने तीन एग्जांपल्स देखे, हाउ टू कन्वर्ट इंटेरोगेटिव्स इनटू पैसिव, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। WH वर्ड वाला वो आएगा जब एग्जाम्पल, तब हम कर लेंगे। WH वर्ड वाला कैसे क्वेश्चन कन्वर्ट होगा। ओके, अभी तो हेल्पिंग वर्ब वाला। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पास्ट टेंस। देखिए, द पुलिस मैन कॉट द थीफ, इस एग्जाम्पल को समझिए। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द थीफ। किसको पकड़ा? थीफ को। जो एक्शन है उसका असर किस पर हुआ? थीफ पर, तो थीफ पहले आ गया, द थीफ। अब कॉट जो सेकंड फॉर्म है वो क्या बता रहा है? कि पास्ट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का। तो हमने देखा सिंपल पास्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं? वॉज, वर। तो थीफ सिंगुलर के हिसाब से वॉज लगा दिया, फिर हमने थर्ड फॉर्म लगा दी कॉट, एंड बाय जो भी आपका यहां पर ऑब्जेक्ट बन गया, बाय द पुलिसमैन। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। सीता वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर, ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस क्योंकि वॉज राइटिंग आ गया। अब आप हेल्पिंग वर्ब्स देखिए, वॉज या वर, बीइंग, BEING। तो क्या लिखा जा रहा है? क्या चीज लिख रही है सीता? लेटर। तो अ लेटर पहले आ जाएगा, दैट बिकम्स योर सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, वॉज बीइंग रिटन, बिकॉज लेटर सिंगुलर है तो वॉज आएगा, अगर लेटर्स होता तो वर आ जाता। वॉज बीइंग रिटन, ओके।
पैसिव में हमेशा जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म रहती है, तो यहाँ राइटिंग का क्या हो गया, रिटन। और जो कंटिन्यूअस टेंस है उसकी पहचान फिर कौन करा रहा है, बीइंग, क्योंकि उसमें आईएनजी लगा हुआ है। ओके, तो एक्टिव में तो आपको मेन वर्ब पहचान करा रही थी, राइटिंग, बट पैसिव में ये जो बीइंग हेल्पिंग वर्ब है वो पहचान करा रही है कि मैं पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव का सेंटेंस हूं। रिटन कौन लिख रहा है, बाय सीता, और बाद में जो भी बच गया सेंटेंस में वो आप लगा दीजिए, टू हर फादर। ये टू हर फादर जो बच गया ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा, इसको आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट सेंटेंस कह सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट यानी जो पूरा कर रहा है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा भी कुछ और जरूरत पड़ गई सेंटेंस को पूरा करने के लिए। सो तो जो ये कॉम्प्लीमेंट है टू हर फादर, ये आप बाद में एज इट इज लिख देंगे। द ओनली थिंग यू हैव टू इंटरचेंज इज द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। उसको अदला बदली करके आपने पैसिव के हिसाब से वर्ब्स लगा दी, बस बाकी वैसा का वैसा रहेगा। रितिका हैज आस्क्ड मी कि जो भी डूअर कर रहा है अगर वो वेग है तो क्या उसको मेंशन करना जरूरी नहीं है। हाँ, ये हम अलग से रूल करेंगे। व्हेन द डूअर इज वेग, तो अगर आप उसको नहीं लिखें, जैसे समवन, दे, वो कौन है वो पता नहीं है क्लियरली, तो उसको अगर आप अवॉइड भी कर देते हैं पैसिव वॉइस में, बाय करके नहीं लिखते हैं, तो भी चलता है, वो सही माना जाता है। ओके, ये आएंगे हम इस पे। मैम ये पूरा नहीं आ सकता है क्या, अ लेटर टू हर फादर, मुकेश इज आस्किंग। अ लेटर टू हर फादर कैसे लिखेंगे आप, अ लेटर टू हर फादर वॉज बींग रिटन बाय सीता, लिख सकते हो, गलत नहीं है। अ लेटर टू हर फादर वॉज बींग रिटन बाय सीता, it won't be wrong. Okay Mukesh, um let's do another one। इसमें भी क्वेश्चन कर लेते हैं। डिड द पुलिसमैन कैच द थीफ, ये सिंपल पास्ट का क्वेश्चन है। मैंने कैसे पकड़ा ये सिंपल पास्ट टेंस है, बताइए। हाउ डिड आई कम टू नो दैट दिस क्वेश्चन इज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, लिखिए चैट बॉक्स में। डिड द पुलिसमैन कैच द थीफ, हाँ डिड की वजह से, गुड। अब आप सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब्स बताइए, वॉज वर, तो थीफ के हिसाब से क्या लगेगा, वॉज, है ना। अगर ये स्टेटमेंट होता तो होता द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिसमैन, द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिसमैन। बट क्योंकि ये क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब उठकर पहले आ गई। मैं इसको वापस लिख के एक्सप्लेन कर रही हूं। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक यू एक्सप्लेन इज कि जब एक स्टेटमेंट होता है तब उसका सिंटेक्स क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और उसमें भी फुल स्टॉप आ जाता है बाद में। वर्ब में भी कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और फिर मेन वर्ब आती है। लेकिन जब वो ही सवाल बनता है तब सिंटेक्स क्या हो जाता है, ये जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब ये पहले आ जाती है, ये पहले आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हाथ उठाने का क्या सेंस है, ये रेजिंग हैंड वाले रिएक्शंस क्यों दे रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, आई डोंट नो। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बट प्लीज डोंट गिव दीज रिएक्शंस, दे डोंट मेक एनी सेंस हियर। प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है। समझ गए आप, स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है ताकि आप सही से कन्वर्ट कर पाओ। सिर्फ और सिर्फ क्या बदल जाता है क्वेश्चन बनने में, एक स्टेटमेंट और एक क्वेश्चन के सिंटेक्स में छोटा सा ही अंतर है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो उठ के पहले आ जाती है, सबसे शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है और आपका सब्जेक्ट
फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. डोंट फॉरगेट टू पुट द क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आपके उसके भी मार्क्स कट जाते हैं. अगर 1 मार्क क्वेश्चन है और आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो हाफ मार्क्स कट जाएगा. ओके, एंड एज आई टोल्ड यू, हेल्पिंग वर्ब अगर एक शब्द की है तब तो उससे क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर 2 शब्दों की है तो दूसरा जो शब्द है वो भी सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा. जैसे हमने हैज द विंडो बीन ब्रोकन इस एग्जाम्पल में देखा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में 2 शब्द थे, हैज बीन, तो बस हैज के बाद द विंडो आ गया था और फिर दूसरा शब्द सब्जेक्ट के जस्ट बाद, बीन. कमिंग बैक टू दिस, was the thief, अब मेन वर्ब क्या होगी? थर्ड फॉर्म कैच का, caught by the policeman, क्वेश्चन मार्क. were the farmers plowing the fields, तो fields जब सब्जेक्ट बना तो प्लूरल है, was were वही, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट है, सही बोल रही हूं मैं? कौन सा टेंस है? were the farmers plowing the fields, पास्ट टेंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो पास्ट तो है ही, बट कौन सा वाला? पास्ट कंटिन्यूस, गुड, बिकॉज आईएनजी आया था. प्लोइंग तो वॉज वर बीइंग आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो वहां यहाँ पे भी 2 शब्द आ गए ना, वर बीइंग, तो वर पहले आ गया, बीच में आलू क्या डाल दिया आपने? सब्जेक्ट, द फील्ड्स, फिर बीइंग, और थर्ड फॉर्म प्लोइंग का थर्ड फॉर्म प्लॉड बाय द फार्मर्स, क्वेश्चन मार्क. क्लियर? Had the boys eaten all the cakes? Which tense? Type it. Past perfect, क्योंकि had है. हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है? had, जो सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट में यूज होती है, इसलिए हम had से ही शुरुआत करेंगे. had been क्योंकि पैसिव की हेल्पिंग वर्ब है, had been यूज होगा सवाल बनाने में. अब had और been के बीच में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? किसको खा चुके हैं? सारे बॉयज किसको खा चुके हैं? सारे केक्स को, ऑल द केक्स. तो ऑल द केक्स बीच में आ गया. हैड ऑल द केक्स बीन, थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ईटन सेम रहेगी, बाय द बॉयज. तो यहां पर आपका सब्जेक्ट था एक्टिव में द बॉयज, जो यहां ऑब्जेक्ट बन गया. ऑब्जेक्ट था एक्टिव में ऑल द केक्स, जो यहां सब्जेक्ट बन गया. ओके, कैन वी प्रोसीड टू द फ्यूचर टेंस? ओके, वी शैल पार्डन हर, हम उसे क्षमा कर देंगे. फर्स्ट पर्सन के साथ शैल आता है इसलिए शैल है. जब हर आपका सब्जेक्ट बनेगा पैसिव में, वो क्या हो जाएगा? शी. अगर इसमें किसी को डाउट हो तो वो लिख ले, आप नोटबुक्स में लिख लीजिए. ही जब सब्जेक्ट बनेगा तो हिम, वी जब सब्जेक्ट बनेगा तो अस, हर जब शी जब सब्जेक्ट बनेगा, सॉरी ये जो मैं लिख रही हूं पहले ये तो सब्जेक्ट्स हैं, जब ये ऑब्जेक्ट बनेंगे तो ये हो जाएंगे सेकंड. शी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? हर. मतलब किसी महिला के लिए आप कह रहे हैं, किसी फीमेल के लिए आप कह रहे हैं वो, तो शी. पैसिव में क्या बोलेंगे? उसको. वो का क्या हो जाएगा? उसको, तो हर हो जाएगा. दे का क्या हो जाता है? देम. ओके, ही शी दे. यू का तो यू ही रहता है. तो जिनको डाउट हो कि भाई पर्सन को कैसे चेंज करें, ये पर्सन कहलाते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसमें ये सब्जेक्ट कैसे रहते हैं मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, आपको बताया था सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव केस. तो इनका नॉमिनेटिव केस ये है,
और ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, कर्ता कारक कर्म कारक, इनका ऑब्जेक्टिव केस ये है। नोट डाउन कर लीजिए जिनको कंफ्यूजन रहता है। ये आपको ग्रुप में नहीं भेजा जाएगा, ये जो मैं लिख के लाइव टाइप करके बता रही हूँ, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैम यू का क्या होगा कृष्णपाल? यू का यू ही रहेगा, यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्टिव केस में भी। ओके, बुक पे वापस आते हैं। तो शी बन गया सब्जेक्ट आपका यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो ऑब्जेक्ट था ना हर, तो जब वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना तो क्या हो गया? शी। अब क्योंकि शी थर्ड पर्सन है, मैं तो होता है बोलने वाला फर्स्ट पर्सन आई वी, सुनने वाला होता है यू तुम सेकंड पर्सन, और हम दोनों के अलावा जो भी बचे ही शी दे वो सब थर्ड पर्सन। तो शी क्या है? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है? विल। ये मैंने आपको बताया था, फ्यूचर की जब बात करते हैं तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है। तो विल बी हेल्पिंग वर्ब आ गई। पार्डन का थर्ड फॉर्म हो गया पार्डन्ड बाय अस। ठीक है, वी का क्या बन गया यहाँ? अस, हमारे द्वारा, हमने, हम उसे क्षमा कर देंगे, वो हमारे द्वारा क्षमा कर दी जाएगी। क्लियर? हम उसे क्षमा कर देंगे, वो हमारे द्वारा क्षमा कर दी जाएगी। शी विल बी pardoned by us. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। They will help us with money. सब्जेक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? us का क्या हो जाएगा? we। अब क्योंकि फर्स्ट पर्सन आ गया तो क्या आएगा उसके साथ? will be और shall be में से shall be। दो ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं आपके पास सिंपल फ्यूचर में, will be और shall be। तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमने shall be लगाया। हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, we shall be helped by, दे का हो गया them, ऑब्जेक्ट जब बना them, और जो भी बचा है वो आपने सेम एज इट इज लिख दिया, with money। we shall be helped by them with money। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है थर्ड, ये आप बताइए कौन सा टेंस है? फ्यूचर का ये कौन सा टेंस है? shall have written। जल्दी जल्दी लिखिए, कौन कौन लिख सकता है? करेक्ट आंसर कितने लोग देते हैं? परफेक्ट, गुड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। मैं चेक करती रहती हूँ बीच बीच में कि सो तो नहीं गए। तो अब लेटर जब पहले आएगा तो वो सब्जेक्ट बन गया। द लेटर विल हैव बीन, शैल हैव बीन और विल हैव बीन होता है, हेल्पिंग वर्ब्स दो हैं अपनी फ्यूचर परफेक्ट की। तो लेटर यहाँ थर्ड पर्सन था, इसलिए विल हैव बीन। एक्टिव में जो दिया है वो फर्स्ट पर्सन है आई, तो शैल हैव बीन था, शैल हैव रिटन, सॉरी शैल हैव रिटन था। यहाँ पर थर्ड पर्सन के हिसाब से विल हैव बीन रिटन, वापस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब रिटन बाय, आई का क्या हो गया? मी। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, ऑब्जेक्ट बनता है जब। क्लियर? प्रैक्टिस करेंगे तब आपको क्लियर होगा। अभी हो सकता है आपको ये बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन एग्जाम में आप बहुत गलतियां करते हैं, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करते हैं, सो यू नीड प्रैक्टिस। ओके, सो द लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। लास्ट में एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टेंस का। विल द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर्स। सिंपल यहाँ विल आया है तो यहाँ सिंपल फ्यूचर है। तो अब जब लेटर्स आपका यहाँ बनेगा सब्जेक्ट, तो थर्ड पर्सन ही है, तो उसके हिसाब से विल लग जाएगा। विल द लेटर्स बी,
अपने सिंपल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स दो होती हैं पैसिव में, विल बी शैल बी, दो शब्दों की है, तो इसलिए विल और बी के बीच में आ गया लेटर्स, द लेटर्स। विल द लेटर्स बी डिलीवर्ड, थर्ड फॉर्म, बाय द पोस्टमैन। मैं हाईलाइट कर देती हूं यहाँ पे, ओके। द पोस्टमैन आपका था सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बन गया। द लेटर्स आपका था ऑब्जेक्ट एक्टिव में, जो पैसिव में सब्जेक्ट बन गया। विल द लेटर्स बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन? एनी डाउट टिल हियर? यू कैन आस्क। हमने तीनों टेंसेस के थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किए एग्जाम्पल्स। एनी डाउट यू कैन आस्क। I have some responses. Okay, understood. Will shall be helped with money by them be correct? दिलीप ने एक क्वेश्चन पूछा है। देखो आप वो सीधा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, हेल्प्ड के बाद बाय देम लगाइए, और फिर जो भी बच रहा है वो लास्ट में ऐड कीजिए। वी शैल बी हेल्प्ड विद मनी बाय देम। गलत नहीं होगा ग्रामेटिकली, ऐसा कोई सेंस में इसका फर्क नहीं पड़ रहा है, मीनिंग कोई प्रभावित नहीं हो रहा है, लेकिन बेटर वही रहेगा कि आप हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फिर बाय करके जो ऑब्जेक्ट लगता है वो ही स्ट्रक्चर रखिए, और फिर बाद में, क्योंकि एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, वो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की बात हो जाती है, तो इसलिए आप बाय, दिलीप के लिए मैं बता रही हूँ, बाय देम पहले लिखिए, we shall be helped by them with money. Okay, it's better to follow the standard structure. Buy करके जो ऑब्जेक्ट लगेगा वो लगा के जो भी बच रहा है with money या जो भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस है वो लास्ट में आ जाएगा। मैम प्लीज once again clear the confusion of using will and shall. Okay दीपिका, will यूज होता है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, you हुआ, he she they हुआ। यू तो सेकंड पर्सन है, ही शी दे है थर्ड पर्सन, उनके साथ आप विल यूज करेंगे क्या बताने के लिए? फ्यूचर का सेंस, कि कोई काम भविष्य में होगा। लेकिन अगर वही फर्स्ट पर्सन है, आई और वी है, मैं और हम है, तो शैल यूज होता है। जैसे मैं शाम को बाजार जाऊंगी, आई शैल गो टू द मार्केट टुडे इवनिंग, लेकिन वो शाम को बाजार जाएगा तो ही विल गो टू द मार्केट टुडे इवनिंग। ओके दीपिका? Krishnapal is asking me present perfect continuous and past perfect continuous का example. Present perfect continuous का example है, मैं 1 घंटे से क्लास में बैठा हूँ। I have been sitting in the class for an hour. और past perfect में हो जाएगा, मैं 1 घंटे से क्लास में बैठा था। I had been sitting in the class for an hour. I have been sitting, present. I had been sitting, past. Pawan is asking, can ma'am give me recorded this video because I joined late due to network problem? Let me see if I'm able to save this meeting properly. I'll forward the link. Okay. Now next thing, because only 5 minutes are remaining, 40 minutes का जो अपना limit है, लेट्स डू द केस जब आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हो। अभी तो आपने वो ही देखे जब आपका सिर्फ एक ऑब्जेक्ट था। कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब्स के 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उनमें से एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये क्या होते हैं? जो भी एक लिविंग बीइंग है वो होगा इनडायरेक्ट। जो भी लिविंग बीइंग होता है ना, आई मी ही शी दे, वो इनडायरेक्ट होता है, और जो नॉन लिविंग थिंग होती है, जो कोई वस्तु है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। तो आप लिख लीजिए, इन केस अ ट्रांजिटिव वर्ब हैज 2
objects, then one will be direct and the other will be indirect. And ये क्या होते हैं? Direct object is living being and indirect object is non-living being. कोई वस्तु होगी obviously, कोई गिफ्ट हो सकता है, any object, non-living being. अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं. सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया. जो लिविंग बीइंग है वो होता है आपका इनडायरेक्ट, और जो मतलब जीवित व्यक्ति कहते हैं ना इंसान की वैसे कोई कीमत नहीं है, तो वो सेंस में आप ले सकते हो कि जो लिविंग बीइंग है वो इनडायरेक्ट है, लेकिन जो कहते हैं ना भौतिक चीजों की, वस्तुओं की बड़ी महत्व होता है, वो डायरेक्ट है. यहाँ पे भौतिक चीजें, ऑब्जेक्ट जो हैं वो डायरेक्ट हैं, और जो लिविंग बीइंग है वो इनडायरेक्ट है. देखते हैं एग्जाम्पल. रमन लेंट मी 10 रुपीज. रमन ने मुझे 10 रुपए दिए. तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो जिसको मिल रहा है, किसको मिल रहा है? मी. और दूसरा क्या मिल रहा है? 10 रुपए. तो वो हो गया आपका वस्तु. तो जो मी था, लिविंग बीइंग, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो नॉन लिविंग चीज है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है 10 रुपीज, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट दो हैं, तो पैसिव भी आप दो तरह से बना सकते हैं और दोनों करेक्ट होंगे. इसमें ये कोई नहीं है कि एक गलत हो जाएगा, इसको पहले ले लिया तो. दो ऑब्जेक्ट हैं क्योंकि, इसलिए दो तरह से आपका पैसिव वॉइस बन सकता है, एंड बोथ विल बी करेक्ट. बोथ द पैसिव सेंटेंसेस विल बी करेक्ट. कैसे? जब आप मी को पहले लाएंगे तो वो आई बन जाएगा. पहला हम केस कौन सा देख रहे हैं? जब अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले रहे हैं, तो मी यहां पर आया तो आई, क्योंकि लेंट है, LENT, तो ये लेंड जो होता है ना, LEND, उसका सेकंड फॉर्म है. सेकंड फॉर्म आ रही है मतलब सिंपल पास्ट टेंस है. तो वॉज, वर में से वॉज आ गया. आई सिंगुलर है तो वॉज आ गया. आई वॉज लेंट, थर्ड फॉर्म लेंट 10 रुपीज. फिर जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो आपने लिख दिया, और लास्ट में जो सब्जेक्ट यहां ऑब्जेक्ट बन के आया वो बाय रमन. आई वॉज लेंट 10 रुपीज बाय रमन. अगर 10 रुपीज को पहले लेना होता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेना होता, तो 10 रुपीज क्योंकि प्लूरल है तो उसके हिसाब से वर आ गया. वर लेंट मी, मुझे दिए गए. वर, फिर थर्ड फॉर्म लेंट, फिर मी. ऑब्जेक्ट था वो एक्टिव में, वैसा का वैसे ही रहा. वर लेंट मी बाय रमन. अभी बेटा मीटिंग स्टॉप होने वाली है, तो इसको अपन कल यहां से कंटिन्यू करते हैं. Why 2 is not used between lend and me 10 rupees? मनीषा, लेंट के साथ टू यूज नहीं होता है पैसिव में. मतलब लेंट एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ टू प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती है. देयर आर सम वर्ब्स व्हेन यू डोंट नीड टू टू बी यूज्ड विद देम. जैसे लेट हिम गो, तो लेट एक ऐसा है शब्द जिसके साथ टू नहीं आता, तो लेट हिम टू गो नहीं होता, लेट हिम गो होता है. वैसे ही लैंड है, लैंड उन वर्ब्स में से आती है जिनके साथ टू यूज नहीं होता है. एक यूजेज की बात है, वो जब आप अपनी रीडिंग रखते हैं, आप खूब पढ़ते हैं, तो आप जान जाते हैं कि कौन से वर्ब्स ऐसे हैं